वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ हबीब क्लासेस। आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी को देखेंगे। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है जो मैंने लाइव स्ट्रीम में किया था उसको मैं आगे प्रोसीड करते हुए जा रहा हूँ। तो जो सबसे पहला जो आज का जो क्वेश्चन है वो ये कि कैसे हम कंट्रोल करेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन को। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जो इंडिया में जो है उसको हम कैसे कंट्रोल करेंगे। तो इसके आंसर्स जो है हम 5 पॉइंट्स में दे सकते हैं। ये पॉइंट्स कुछ इस प्रकार से हैं। पहला, रिकंस्ट्रक्टिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू रिड्यूस और एलिमिनेट पोल्यूटेंट्स थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड पोल्यूशन प्रिवेंशन। के पोल्यूशन प्रिवेंशन के जिसको हम लोग कहते हैं कि वो पार्ट जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जहाँ पर भी हो रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे ताकि वो रिड्यूस कर सके या एलिमिनेट कर सके पोल्यूटेंट्स को। यानी कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या करें, एक जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके बाहर हम लोग क्या करें या उसके आसपास में या उसको उस इंडस्ट्री को ही रिकंस्ट्रक्ट कर लें और रिकंस्ट्रक्ट करके इस तरीके से वहाँ पर से एक सिस्टम बनाएं जहाँ पर हम लोग क्या करें, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको एलिमिनेट करने का या उनको कम करने का हम लोग कोई टेक्निकल तरीका अपनाएं जिससे हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन प्रिवेंशन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है क्रिएटिंग कूलिंग कंपाउंड्स। हम लोग क्या करें, कूलिंग कंपाउंड्स बनाएं। कूलिंग कंपाउंड्स बनाने का मतलब ये कि जो वाटर जो है वो हीट होकर डायरेक्ट रिवर में जा रहा है, वो हीट होकर डायरेक्ट रिवर में ना जाए, वो ठंडा होने के बाद क्या होगा कि उसको रिवर में छोड़ दिया जाएगा। तो कहता है विच आर मैनमेड, जो कि मैनमेड हो, एंड आर डिजाइन टू कूल द हीटेड वाटर्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज बाय इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड रेडिएशन। मतलब ये 3 प्रोसेस के थ्रू क्या हो, वो जो वाटर है वो कूलिंग कंपाउंड में क्या हो, जो हीटेड वाटर है वो कूलिंग कंपाउंड में क्या हो जाए, वो ठंडा होकर ही उसको नदियों में छोड़ा जाए। थर्ड है फिल्ट्रेशन ऑफ स्यूएज, के जो गंदा पानी है, जो वाटर जिसको हम लोग वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स कहते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाएं। ये जनरली क्या होता है, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बाहर या फिर पेपर इंडस्ट्रीज के बाहर या फिर थर्मल पावर प्लांट जो भी है हमारा थर्मल पावर प्लांट, उसके बाहर क्या हो, ये ऐसे हम लोग क्या करें, स्वेज फिल्ट्रेशन का यूज़ करें जहाँ पर हम लोग क्या करें, जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको पहले क्या करें, ट्रीट करने के बाद क्या करेंगे, उसे नदियों में गिराएंगे। फोर्थ पॉइंट है इंस्ट्रक्टिंग इंडस्ट्रीज टू बी सेटअप फार फ्रॉम रेसिडेंशियल एरियाज। जो भी इंडस्ट्रीज है उनको ये निर्देश दिया जाए कि वो जो अपना सेटअप है वो रेसिडेंशियल एरिया से क्या करें, दूर रखें। इससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जाएगा कि जो आबादी है वो एयर पोल्यूशन के दायरे में ना आए। और लास्ट पॉइंट है बैकिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है वो इसके ऊपर क्या करे, नज़र रखे बाय नंबर ऑफ लॉज एक्ट्स। जो भी कानून बनाए गए हैं, क्या जो इंडस्ट्रीज़ है क्या उन कानूनों का पालन कर रही है या नहीं कर रही है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशंस है, जो भी नोटिफिकेशंस गवर्नमेंट निकालती है बीच बीच में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, उन सारे प्रिवेंटिव मेजर्स को वो फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, इन सबको जो है एक कमेटी बनाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस बनाया जाए जो कि इन सबको क्या करे, ध्यान दे। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। इन 5 पॉइंट्स से हम क्या कर सकते हैं, अपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं ताकि हम पोल्यूशन, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है उसको हम कंट्रोल कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देखें कि अलग अलग तरीके से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। अगर ये पूछेगा कि एग्रीकल्चर है और इंडस्ट्री जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ कैसे रिलेशन बना के रखता है, या फिर किसी भी देश की इकोनॉमी में वो कैसे हेल्प करता है, या फिर हम ये अगर क्वेश्चन ये पूछे कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री को कैसे बढ़ावा देता है। एग्रीकल्चर का मतलब हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये ना समझें कि जो हम खेतों में लगा रहे हैं। एग्रीकल्चर का मतलब ये कि जहाँ से हम लोगों को रॉ मटेरियल मिल रहा है। अब रॉ मटेरियल जैसे कि हमें कपास के फॉर्म में भी मिल रहा है, शुगर है वो भी हमें को क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। तो शुगर केन से हम लोगों को रॉ मटेरियल मिल रहा है, या फिर हमारा डेयरी प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो भी हमारा क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है इंडस्ट्रीज़ को। तो कहता है कि जो भी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज़ हैं वो कैसे कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। तो 4 एग्जाम्पल देकर बताना है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एग्रो इंडस्ट्रीज़ जो भी हैं इंडिया में वो सब के सब क्या है, वो मेजर बूस्ट देते हैं इसको, एग्रीकल्चर को। कैसे मेजर बूस्ट देते हैं, बाय रेजिंग इट्स प्रोडक्टिविटी, ताकि वो अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके। दूसरा है इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर रॉ मटेरियल्स, और
जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि एग्रीकल्चर जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। किसको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है? इंडस्ट्रीज को। अगर एग्रीकल्चर जो है वो अगर हमारा स्लो डाउन हो जाएगा, अगर हमारा एग्रीकल्चर स्लो डाउन हो जाएगा, मतलब कि रॉ मटेरियल मिलना जो है वो हम लोगों को कम हो जाएगा, दैट मीन्स के अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल विल बी रिड्यूस्ड, देन हाउ विल द इंडस्ट्री विल वर्क? द क्वेश्चन इज दैट हाउ विल द इंडस्ट्री विल वर्क इफ द एग्रीकल्चर इज प्रोड्यूसिंग मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल। तो एग्रीकल्चर जो है वो हमारा बैकबोन है इंडस्ट्री का। ऐसे समझें, एग्रीकल्चर इज द बैकबोन। हमेशा हम एग्रीकल्चर को क्या करेंगे? प्रधानता देंगे। एग्रीकल्चर को हमेशा हम क्या करेंगे? इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों इंपॉर्टेंस देंगे? क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। अगर रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा तो इंडस्ट्रीज जो है वो कैसे वर्क करेगा? तो सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है, इंडस्ट्रीज सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पाइप्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा टू द फार्मर्स। और इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो वापस से तो किसको प्रोवाइड कर रहा है? जहाँ से क्या हो रहा है? रॉ मटेरियल आ रहा है। जैसे इरिगेशन पंप हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो कौन यूज़ कर रहा है? फार्मर्स यूज़ कर रहा है। तो इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रहा है? कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को भी बढ़ावा देता है। लास्ट पॉइंट है, इंडस्ट्रीज हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर वेरी एफिशिएंट। और सबसे बड़ा चीज़ ये है कि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज में नए न्यू इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, है ना, न्यू इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, या हम ये कहें कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी क्या हो रहा है? डेवलप कर रहा है। जैसे जैसे हमारे पास नए टेक्नोलॉजीज आ रहे हैं, तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है वैसे वैसे हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि पहले अगर हम ऐसे देखें कि हम लोग क्या थे, पहले ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग को फॉलो करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? एडवांस्ड फार्मिंग को यूज़ कर रहे हैं। अब एडवांस फार्मिंग में क्या है कि हमारे पास इरिगेशन के नए नए तरीके हैं कि एक टाइम में हम एक बार स्विच ऑन करते हैं और पूरा का पूरा जो खेत है वो क्या होता है? इरिगेट हो जाता है। तो ये जो न्यू इक्विपमेंट्स, जैसे जैसे न्यू इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, ये न्यू इक्विपमेंट्स बना कौन रहा है? इंडस्ट्रीज बना रहा है। तो इंडस्ट्रीज जो है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जो है वो एग्रीकल्चर को क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर को एफिशिएंट बना रहा है, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है। दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दैट टू बी नोटेड इन योर आंसर शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एक्सप्लेन एनी 5 फैक्टर्स अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, जो मैंने लाइव स्ट्रीम किया था उसमें मैंने ये कहा था कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्री को क्या करता है? काफ़ी इफेक्ट पहुंचाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इंडस्ट्री को हम एस्टैब्लिश कहाँ करेंगे? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी एकदम पॉइंट में, एकदम माइंड में लेकर चलना है कि इंडस्ट्री का जो लोकेशन होगा वो कैसा होगा, या कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इंडस्ट्री को इफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अगर मेरा रॉ मटेरियल जो है जिस लोकेशन पर इजीली अवेलेबल होगा वहीं पर क्या होगा? हम अगर इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम जो रॉ मटेरियल का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर, ऐसा, और इंडस्ट्री हम ऐसे जगह पर लगाएं जहां पर हमें क्या हो? लेबर जो है वो आसानी से मिल जाए। कैपिटल एंड बैंक फैसिलिटीज। अब कोई इंडस्ट्री है उसको क्या चाहिए? कैपिटल भी चाहिए और उसे बैंकिंग फैसिलिटी भी चाहिए। अगर बैंकिंग फैसिलिटी जितना आसानी से मिलेगा, इंडस्ट्री जो होगा उसका ग्रोथ जो होगा वो उतना ज़्यादा होगा। तो ग्रोथ के लिए, मैक्सिमम ग्रोथ के लिए बैंकिंग फैसिलिटी और कैपिटल का जो रिलेशन है वो एक इंडस्ट्री को मिलना चाहिए। अवेलेबिलिटी ऑफ पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, के जो पावर और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एक इंडस्ट्री में क्या चाहिए कि कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, बड़े बड़े मशीन्स हैं, उन मशीन्स को चलाने के लिए हर मशीन्स के लिए अलग अलग तरीके से क्या होता है? ऑपरेट करने का एक मशीन होता है। तो उन सारे मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए भी हमें कुछ मशीन्स चाहिए होते हैं। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इजीली अवेलेबल होगा जिस लोकेशन पर, वहीं पर हम क्या करेंगे? इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करेंगे। इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हम लोग टाटा को देखते हैं। टाटा जो शहर है वो एक शहर जो वो बसाया गया। क्यों बसाया गया? क्योंकि वहाँ पर रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, वहाँ पर लोगों को बसाया गया ताकि चीप लेबर मिल सके। जब लोग वहाँ पर बसे तो बैंकिंग फैसिलिटी इंक्रीज हुआ, अब धीरे धीरे वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। उसके बाद अब देखा जाए तो टाटा जो है वो आसपास के इलाका जैसे रांची हो गया, बोकारो हो गया, ठीक है, या फिर उसके बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं, बहुत अगर ऐसे देखा जाए तो बिहार भी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है। उसके बाद अगर देखा जाए तो टाटा के नज़दीक जो है और भी स्टेट्स हैं जो कि सटे हुए। तो ये क्या है? टाटा को इस्टेब्लिश करने का वहाँ पर 2-3 जो है सबसे बड़ा रीज़न था कि रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल था, चीप लेबर वहाँ पर मिल जाता, और कैपिटल जो था वो आसानी से वहाँ पर अवेलेबल था। एक बड़ी कंपनी थी, उसके पास कैपिटल था, तो उसने खुद का बैंकिंग फैसिलिटी वहाँ पर क्रिएट किया। तो ये 3 पॉइंट्स जो थे वो एकदम
कह सकते हैं ना कि एकदम रिक्वायरमेंट वाला है। मार्केट तो है, मार्केट एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन मार्केट के लिए तो कुछ ना कुछ तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जो है वो जो भी प्रोडक्ट को बनाएगा वो सोचेगा कि मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज के साथ हमें क्या हो, मार्केट अवेलेबल हो। मतलब जितना कम ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होगा प्रोडक्ट का कॉस्ट उतना कम होगा। तो प्रॉक्सिमिटी ऑफ मार्केट के मार्केट जो है वो क्या हो, वहां से नजदीक हो। और नेक्स्ट पॉइंट जो है लास्ट पॉइंट, अवेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट एंड स्विफ्ट मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट के ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी भी होना चाहिए। जैसे कि ट्रांसपोर्ट जो है वो यानी ट्रांसपोर्ट जो है जैसे रोड हो गया, रेल हो गया, ठीक है, ये सारा जो है एटलीस्ट 2 जो है वो वहां पर हो ताकि वो क्या हो, जो भी कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इजिली जो है वो मार्केट में जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, वाई इट इज कंसिडर्ड द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, इंटरप्रेट द रीजन। हम इसको डेवलपमेंट का बैकबोन क्यों मानते हैं, ऐसे समझे हम एग्रीकल्चर लें, ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ा, उसके बाद हम लें इंडस्ट्री, उसके बाद इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री के बाद जो है वो है हमारा डेवलपमेंट। ये इस पॉइंट को हमेशा ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के बाद इंडस्ट्री, इंडस्ट्री के बाद क्या लेंगे, डेवलपमेंट। तो एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री अगर डेवलप करेगा तो क्या होगा, किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो क्या होगा, डेवलप करेगा। ठीक, तो ये 3 पॉइंट्स को क्या करना है, माइंड में लेकर चलना है। तो कहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है क्या, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का मतलब क्या, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एक ऐसा सेक्टर जहां पर क्या हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहेंगे। और वो क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को बनाएगा, आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करेगा, और मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल आना चाहिए, रॉ मटेरियल होगा, रॉ मटेरियल को कंपनी क्या करेगा, वो प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको क्या करेगा, लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेगा, और जो लार्ज क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, वो वैल्यूएबल प्रोडक्ट होगा। ये नहीं कि हमने क्या किया, लार्ज क्वांटिटी बनाया लेकिन प्रोडक्ट का कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कैटेगरी को के रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएगा। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में क्या करना है, 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। पहला रॉ मटेरियल, दूसरा प्रोसेस, तीसरा लार्ज क्वांटिटी, और चौथा वैल्यूएबल। मतलब कि रॉ मटेरियल को क्या करेगा, प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद क्या करेगा, उसको लार्ज क्वांटिटी में बनाएगा, लार्ज क्वांटिटी जो होगा, जो भी प्रोडक्ट का जो लार्ज क्वांटिटी होगा वो वैल्यूएबल होगा। कहता है इट इज कंसिडर्ड एज बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का बैकबोन कहते हैं। डेवलपमेंट का बैकबोन क्यों कहते हैं, तो अगर इसको देखेंगे तो कहता है सबसे पहला पॉइंट, इट इज नॉट ओनली हेल्प्स इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। मैंने पहले ही कहा कि सबसे पहला कि एग्रीकल्चर को भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। उसके बाद एग्रीकल्चर अगर ग्रोथ करेगा तो एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या करेगा, वो हमारे इकोनॉमी का भी बैकबोन होता है। सेकंड पॉइंट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो होगा वो क्या करेगा, हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा। सबसे बड़ा चीज है, अगर हम इंडस्ट्री को देखते हैं तो इंडस्ट्री में क्या है, सबसे पहले जो है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा सेकेंडरी इंडस्ट्री, और तीसरा टर्शियरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल बना रहा है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है रॉ मटेरियल को। और टर्शियरी इंडस्ट्री जो है वो क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो जैसे जैसे अगर हम समझेंगे इसको इस तरीके से कि रॉ मटेरियल जो है अगर हमको मिलेगा तो रॉ मटेरियल जो है वो प्राइमरी सेक्टर से मिलेगा। सेकेंडरी सेक्टर से हमें क्या मिलेगा, सेकेंडरी सेक्टर से हमें प्रोसेस्ड गुड्स मिलेगा, और जब गुड प्रोसेस होगा तो वो मार्केट में जाएगा, जो कि क्या करेगा, लोगों के सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो सर्विस प्रोवाइड करने का मतलब क्या है कि सर्विस प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखें तो थर्ड पॉइंट कहता है एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपैंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स। अगर जो गुड्स जो है वो क्या कर रहा है, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है मतलब दूसरे देशों में जा रहा है तो वो हमारे ट्रेड को क्या करेगा, एक्सपैंड करेगा, हमारा कॉमर्स जो है वो इंक्रीज करेगा। लास्ट पॉइंट है कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म their raw material into a wide variety of finished goods of higher value
आर प्रोस्पेरस। कहता है वो कंट्री जो कि क्या कर रहा है, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल को क्या कर रहा है, प्रोसेस्ड कर रहा है, वो उतना ज्यादा वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बना रहा है और उतना ही फिनिश्ड गुड्स बना रहा है, जिसका वैल्यू जो है वो क्या हो रहा है, मार्केट में ज्यादा मिल रहा है। ऐसे समझे कि अगर हम क्या करें, हम एग्रीकल्चर का एक एग्जांपल लेकर समझें कि हमने खेत में क्या किया, कि वीट लगाया, हाँ वीट मिला, इस वीट को प्रोसेस करके हमने क्या किया, वीट को प्रोसेस करके हमने आटा बना लिया। अब आटा बनने के बाद दैट मीन्स के फ्लोर बना। अब फ्लोर बनने के बाद क्या हुआ कि एक कंपनी है वो क्या कर रहा है, इसको प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस करके ब्रेड बना रहा है, और ये ब्रेड जो है वो बहुत हाई क्वालिटी का। अब इस गेहूं को अगर हम बेचेंगे तो गेहूं का रेट कम होगा, अगर गेहूं से आटा बना तो आटे का जो रेट है वो गेहूं से ज्यादा होगा, और जब आटा का रेट गेहूं से ज्यादा है और ये आटा प्रोसेस करके जब ब्रेड बनेगा तो वही ब्रेड मार्केट में क्या मिल रहा है, 15 रुपए मिल रहा है। लेकिन वही अगर एक एग्जांपल कि जितना वेट एक ब्रेड को बनाने में लग रहा है, वीट का एक जो वेट है जितना ब्रेड बनाने में लग रहा है वो क्या है, अगर कंपैरिजन किया जाए तो हमको लगता है कि यहाँ पर अगर 5 रुपए का वीट है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 15 रुपए का ब्रेड बन रहा है। दैट मीन्स कि 10 टाइम्स क्या हो रहा है, वो 3 टाइम्स जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। 3 टाइम्स जो है प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। मतलब कि उतना ज्यादा क्या होगा, कोई कंट्री जो है वो डेवलप करेगा जब वो प्रोसेस्ड गुड बनाएगा। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो कहता है एक्सप्लेन एनी 3 स्टेप्स टू बी टेकन टू मैक्सिमाइज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्रीज, के 3 स्टेप बताना है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को, जो इंडस्ट्रीज के जो भी एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है उसको हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 7 पॉइंट्स दिया है, 7 पॉइंट्स इसलिए दिया ताकि ये हमें एग्जाम्स में लॉन्ग क्वेश्चंस को बनाने में क्या करे, हेल्प करे। पहला कहता है मिनिमाइज यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग इन 2 और मोर सक्सेसिव स्टेजेस। जो भी वाटर जो यूज किया जा रहा है उसको या तो हम रीयूज करें, रिसाइकल करें ज़्यादा से ज़्यादा स्टेजेस में, ताकि वो क्या हो, हमारे लिए वापस से इस्तेमाल में आ सके। दूसरा है हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर को क्या करें, हार्वेस्ट करें ताकि हम वाटर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकें। थर्ड कहता है ट्रीटमेंट ऑफ हॉट वाटर को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे ताकि वो क्या हो, रिवर या पॉन्ड्स में जाने से पहले क्या हो, ठंडा हो जाए और उसमें से जो भी वेस्ट हैं वो वेस्ट जो है वो रिमूव हो जाए। फोर्थ पॉइंट है पर्टिकुलेट मैटर्स इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स। जो पर्टिकुलेट मैटर्स है, मतलब पर्टिकुलेट मैटर्स जो कि बहुत छोटे अमाउंट में होते हैं, जो कि जनरली हमको दिखते नहीं हैं, और लेकिन वो हमारे लिए क्या है, एयर पोल्यूशन का एक बहुत बड़ा साधन है। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पर्टिकुलेट मैटर्स अगर हमारे एनवायरनमेंट में होगा तो वो क्या करेगा, हमें रेस्पिरेटरी डिजीज देगा। तो जो भी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं वो इन पर्टिकुलेट मैटर्स की वजह से जनरली होते हैं, जहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। इसका एग्जाम्पल हम दिल्ली को ले सकते हैं कि दिल्ली में जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो कहता है कि जो पर्टिकुलेट मैटर्स हैं हमारे एयर में, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, तो कहता है फिटिंग स्मोक स्टैक्स लगाकर फैक्ट्रीज के बाहर, इसको हम लोग लगाते कैसे हैं, तो विथ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स, स्क्रबर्स, इनर्शियल सेपरेटर्स, इन सब का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलेट मैटर को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड, स्मोक को हम लोग कम कर सकते हैं बाय यूजिंग ऑयल एंड गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज में हम लोग क्या करेंगे, कोल का यूज ना करके हम क्या करें, गैस का यूज करें या ऑयल का यूज करें, जिससे क्या होगा, स्मोक कम निकलेगा। छठा जो है वो कहता है मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। ये जो पॉइंट है ये साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए, किसको कम करने के लिए, साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए। अगर देखा जाए तो मैंने इसमें जो पॉइंट्स दिया है वो वाटर, ये जो ऊपर का जो 2 पॉइंट है, ऊपर का जो 2 पॉइंट है वो वाटर पोल्यूशन को कम करने के लिए, नीचे का जो 2 पॉइंट है वो एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, और ये जो स्मोक वाला है, ये 4th पॉइंट जो था वो क्या था, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। 5th पॉइंट जो है वो भी एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए, और 6th पॉइंट जो है वो साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए, कि जो मशीन है या जो भी इक्विपमेंट्स हैं या जनरली जो जनरेटर्स इस्तेमाल करते हैं उनमें हम क्या करें, साइलेंसर यूज करें ताकि वो कम से कम साउंड प्रोड्यूस करें। और पॉइंट 7 कहता है ऑलमोस्ट ऑल मशीनरीज कैन बी रीडिजाइन, बहुत सारे मशीन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं ताकि वो क्या कर सके, मैक्सिमम आउटपुट दे सके।
है ना। मिनिमम इनपुट के साथ हम ध्यान रखेंगे, मिनिमम इनपुट के साथ हमें जो मैक्सिमम इनपुट मिलेगा वो मशीन सबसे ज़्यादा बेहतर है। मिनिमम इनपुट के साथ क्या मिले, हमको मैक्सिमम आउटपुट मिले, और ये तभी होगा जब हम अपने मशीन्स को रीडिज़ाइन करेंगे। लास्ट पॉइंट है टू इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिड्यूस नॉइज। हम क्या करें, एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाएं, यही पॉइंट जो मैंने अभी बताया, मिनिमम इनपुट दें और मैक्सिमम आउटपुट मिले, है ना। ये पॉइंट जो है, ये कुछ 7 पॉइंट्स जो थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्रियल, जो भी इंडस्ट्री से जो एनवायरमेंटल इश्यूज हो रहे हैं उनको कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है एग्रीकल्चर गिव बूस्ट टू द इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्रीकल्चर जो है ये वापस से उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसमें सेम पॉइंट्स जाएंगे जो मैंने पहले बताया था कि एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को बूस्ट करता है। कैसे, एग्रीकल्चर जो है वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, एग्रीकल्चर जो है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है मार्केट्स के लिए। एग्रीकल्चर जो है हेल्प्स बूस्ट न्यू इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, नए इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने में क्या करता है, एग्रीकल्चर हेल्प करता है। कहता है इंडस्ट्रीज सच एज कॉटन, जूट, सिल्क, वुलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा आर बेस ऑफ एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल्स के जो कि इंडस्ट्रीज को बूस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रेलवेज एज द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स। फ्राइट का मतलब यहाँ पर ऐसे समझे मालगाड़ी, ठीक है, मालगाड़ी की बात की जा रही है। यहां से हम लोग आ गए लाइफलाइन, ये है लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, वो लास्ट क्वेश्चन था, लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। यहाँ से कुछ 3-4 क्वेश्चन है जो कि मुझे बेहतर लगा कि इसको लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पर रेलवेज के बारे में पूछा है कि रेलवेज जो है वो क्या है, प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, सामान को ढोने के लिए भी और पैसेंजर्स को ढोने के लिए भी इंडिया में। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें मैंने ये लिखा है कि रेलवेज जो है मेक इट पॉसिबल टू कंडक्ट मल्टीफेरस एक्टिविटीज लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। जो रेलवे है वो हमें क्या कर रहा है, बहुत सारे मल्टीफेरस एक्टिविटीज प्रोवाइड कर रहा है। जैसे वो हमें बिजनेस करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है, साइट सीइंग अगर हमें अम्यूजमेंट के लिए कहीं, या फिर पिकनिक के लिए, या फिर हम वेकेशंस के लिए कहीं जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, रेलवेज का यूज़ करते हैं। तो पैसेंजर्स को ढोने में काम करता है। पिलग्रिमेज अगर हमें कहीं जाना है, जैसे 4 धाम जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, तो वहाँ पर भी हम लोग क्या करते हैं, रेलवेज का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन में भी हेल्प करता है। हम लोग देखते होंगे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट कोल आ रहा है, बिहार में जो एनटीपीसी है वहाँ जो कोल है वो झारखंड से आता है, तो झारखंड से क्या कर रहा है, रेलवे जो है वो झारखंड से कोल को ट्रांसपोर्ट कर रहा है बिहार। सेकंड पॉइंट है, कहता है इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल के लिए क्या है, काफ़ी सुटेबल है। लॉन्ग डिस्टेंस अगर हमें ट्रैवल करना होता है तो ये हमारे लिए काफ़ी बेहतर है। अगर कोई बिहार में है, बिहार से उसे कहाँ जाना है, चेन्नई जाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, चेन्नई के लिए हम लोग ट्रेन बुक करते हैं और फिर ट्रेन से हम लोग क्या करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करके हम लोग चले जाते हैं। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन, हमारे देश को जोड़ने में बहुत बड़ा योगदान है इसका। जैसे एक बिहार का व्यक्ति जो है वो कहाँ जा रहा है, साउथ इंडिया जा रहा है। अब साउथ इंडिया जा रहा है तो साउथ इंडिया के व्यक्ति भी तो बिहार आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, बिहार के लोग यूपी जा रहे हैं, यूपी के लोग बिहार आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो देश है वो जुड़ रहा है, मतलब एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट में क्या कर रहे हैं, ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, चाहे वो काम के पर्पज से जा रहे हैं, तो किसी न किसी हित से जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारे देश का जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो क्या हो रहा है, काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। पॉइंट डी देखें, रेलवेज बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। रेलवे जो है वो हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक लाइफ है उसको क्या कहता है, जोड़ता है। ये वही वाला पार्ट है जहां पर वो गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये कि वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, हमारे इकोनॉमी को बूस्ट कर रहा है। पॉइंट 6 कहता है इट एक्सेलरेट्स द डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। ये हमारे इंडस्ट्री को और एग्रीकल्चर को क्या कर रहा है, डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर एग्रीकल्चर का रॉ मटेरियल है, अब ये रॉ मटेरियल क्या होना है, एक इंडस्ट्री में जाना है, तो इंडस्ट्री में जाएगा कैसे, तो रेलवे लेकर जाता है। अब अगर इंडस्ट्री ने उसे क्या क्या प्रोसेस करके गुड्स बना लिया, अब ये जो प्रोसेस्ड गुड्स है वो मार्केट तक जाएगा, तो मार्केट में लेकर जाने में कौन हेल्प कर रहा है, रेलवेज हेल्प कर रहा है। तो ये हमारे क्या कर रहा है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों को क्या कर रहा है, डेवलपमेंट के में इंक्रीमेंट प्रोवाइड कर रहा है। और पॉइंट एफ देखें, कहता है टुडे द रेलवेज हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन ऑल अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर। अगर देखा जाए तो रेलवे जो है वो सारे ट्रांसपोर्टेशन को अगर इंक्लूड कर दिया जाए तो रेलवे जो है वो अकेला एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जो कि क्या कर रहा है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट, क्या ऐसे कहा जाए कि मिनिमम जो है, मिनिमम अमाउंट में जो है वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है गुड्स का। तो ये जो है अगर रोडवेज का यूज़ करेंगे तो रोडवेज में ज़्यादा खर्च होगा, लेकिन रेलवेज में एक बार में बल्क में जो सामान है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो ये रेलवेज का क्या है, कुछ
जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स था जो कि रेलवे जो है वो हेल्प कर रहा है हमारे लोगों को भी और हमारे इंडस्ट्रीज को भी, माल को भी ढोने में क्या कहता है, हेल्प करता है। Why is dense and efficient network of transport and communication as prerequisite for the development of local, national and global trade of today? Give your opinion। ये वाला जो पार्ट है ये इकोनॉमी में भी हेल्प करेगा। ये जो चैप्टर है ये ज्योग्राफी को इकोनॉमी से जोड़ता है। हमेशा याद रखेंगे ज्योग्राफी का जो आप लोगों ने डेवलपमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा उस चैप्टर को ये क्या करता है, ये साथ पैरेलल लेकर चलता है। अगर ये चैप्टर अगर आपका क्लियर है तो इकोनॉमी का एक चैप्टर साथ में क्लियर हो जाएगा। कहता है डेंस एंड एफिशिएंट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन कैसे हेल्प कर रहा है। कहता है वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ, सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आवर मीडियम सराउंडिंग्स व्हाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेड बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस, मूवमेंट ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी ओवर द डोमेन्स ऑफ द अर्थ। कहता है कि हम अपने डे टू डे लाइफ में क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। अगर देखा जाए कुछ चीज़ें जो है वो हमारे आसपास ही मिल जाती है, इमीडिएट सराउंडिंग में ही मिल जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो हमें क्या करना पड़ता है, दूसरे जगहों से लाना पड़ता है। अब दूसरे जगह से मान लेते हैं कोई प्लेस ए है और ये प्लेस बी है। अब प्लेस ए से प्लेस बी क्या करना है, हमें सामान लेकर जाना है। तो अब प्लेस ए से प्लेस बी अगर सामान लेकर जाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट का यूज़ करना पड़ेगा। अब क्या होगा कि अगर हम ऐसे समझे कि ए से बी का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है, अब ए को बार बार ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ रहा है, बी के पास जाना पड़ रहा है। अब अगर मेरे पास अगर कम्युनिकेशन बहुत बढ़िया होगा, कम्युनिकेशन जो है वो मेरे पास क्या होगा, बहुत बढ़िया होगा, तो हम क्या करेंगे, इससे कांटेक्ट करेंगे, इसको बोलेंगे कि भाई तुम हमको ये सामान भेज दो, वो हमको वो सामान भेज देगा। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जो है वो बहुत हेल्प कर रहा है इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में। कहता है टुडे द वर्ल्ड हैज कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज विलेज। अगर देखा जाए आज के दौर में, इसी को तो हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यह है कि जो दुनिया है एक छोटा सा गांव हो गया। एक व्यक्ति अभी आज इंडिया में बैठा हुआ है, कल को वो क्या है, वो व्यक्ति कहाँ चला जा रहा है, अमेरिका चला जा रहा है, परसों वो अमेरिका से उठकर स्वीडन चला जा रहा है। ये इतना आसान हो चुका है, ये इसलिए क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, पूरे वर्ल्ड को ही क्या किया, एक लार्ज विलेज बना दिया, जिसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। घर में बैठे हम अपने दूर किसी मित्र से क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, एक ग्लोबल विलेज। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम बिहार में बैठकर क्या कर रहे हैं, बिहार में बैठकर हम केदारनाथ देख पा रहे हैं, या बिहार में बैठकर हम क्या कर रहे हैं, बिहार में बैठकर हम राजस्थान का सैर कर रहे हैं। ये किसकी वजह से हो पाया, ये इस वजह से हो पाया क्योंकि हमारे पास क्या है, एक कम्युनिकेशन का एक बहुत अच्छा एक जरिया मिल चुका है। पॉइंट सी देखें, पॉइंट सी अगर देखेंगे तो पॉइंट सी में कहता है ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन एबल टू अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वली डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम। ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इस वजह से ये अचीव हो पाया क्योंकि हमारे पास एक डेवलप्ड कम्युनिकेशन सिस्टम है। मैं भी इसी को डिस्कस कर रहा था। देयरफॉर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसलिए हम कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट जो है, कम्युनिकेशन और जो ट्रेड है वो आपस में क्या है, सहभागिता निभाते हैं। टुडेज इंडिया इज वेल लिंक्ड विथ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिस्पाइट ऑफ वास्ट साइज, डाइवर्सिटी, लिंग्विस्टिक, कल्चरल प्लूरैलिटी। कहता है इंडिया जो है वो आज दुनिया के अलग अलग कोने से जुड़ा हुआ है। इस वजह से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पर क्या, एक बड़ा साइज है, एक बड़ा देश है, यहाँ पर बहुत सारे विविधताएं हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, कल्चरल प्लूरैलिटी है, मतलब यहाँ अलग अलग कल्चर के लोग हैं, और ये सब के सब क्या है, आपस में लिंक्ड हो चुके हैं। इस वजह से लिंक्ड हो चुके हैं क्योंकि हमारे पास क्या है, एक बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, हमारे पास एक बेटर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, और हमारे पास क्या है, एक बेहतर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इस वजह से क्या है, हम बेहतर कांटेक्ट कर पा रहे लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन एनी 4 क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स मेड इन इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज में क्या 4 क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहला इंप्रूवमेंट ये हुआ है कन्वर्जन ऑफ मीटर गेज टू ब्रॉड गेज। मीटर गेज से क्या हुआ, ब्रॉड गेज बनाया गया है। सेकंड पॉइंट है स्टीम इंजन्स को रिप्लेस करके क्या किया गया, डीजल इंजन बनाया गया या फिर इलेक्ट्रिक इंजन बनाया गया है। ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। दिस हैज़ इंक्रीज द स्पीड एंड हॉलेज कैपेसिटी। इससे क्या हुआ है कि स्पीड जो है वो बढ़ा है, हॉलेज कैपेसिटी बढ़ा है, मतलब उसका सामान ढोने का या पैसेंजर ढोने का कैपेसिटी बढ़ गया। द रिप्लेसमेंट ऑफ स्टीम इंजन रन बाय कोल हैज़ इम्प्रूव द एनवायरमेंट
ऑफ स्टेशन एंड इट्स सराउंडिंग्स। और जहाँ पहले कोल से स्टीम बनाया जाता था, उसके बाद रेल चलता था, उसमें क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट आया। एनवायरमेंट जो है वो क्या हो रहा है, हमारे आसपास का जो एनवायरमेंट है जहाँ पर रेलवेज जो है वो मूव कर रहा है, वो भी क्या हुआ, इम्प्रूव हुआ है। लास्ट पॉइंट ये कहता है कि रेलवेज रूट्स हैव बीन एक्सटेंडेड, रेलवे का जो रूट है वो बढ़ा दिया गया है, उन जगहों तक बढ़ा दिया गया है जहां तक पहले रेलवे की जहां तक पहुंच नहीं थी वहां तक रेलवे को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, इंप्रूवमेंट दिखाता है हमारे रेलवे इंडस्ट्रीज को। कहता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। मेंशन द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन से ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज प्रोवाइडेड हैं। तो सबसे पहला कि इंडिया में जो ट्रांसपोर्ट के फैसिलिटीज हैं वो कौन कौन से हैं, रेलवेज हैं, रोडवेज हैं, रेलवेज हैं, पाइपलाइंस हैं, वाटरवेज हैं एंड एयरवेज हैं। पाइपलाइंस जो है वो ध्यान में रखना है, गैस पाइपलाइन की यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, गैस पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, या फिर हम लोग यहाँ पर वाटर पाइपलाइन की बात कर रहे हैं। वाटर पाइपलाइन भी अब बहुत तेजी से इंक्रीज कर रहा है, या फिर इसका हम एग्जांपल देंगे वाटर पाइपलाइन का भी। और इसके साथ साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रूड ऑयल का पाइपलाइन, क्रूड ऑयल का पाइपलाइन, क्रूड ऑयल पाइपलाइन। मेनली जो बुक में जो दिया गया है वो गैस पाइपलाइन के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। वाटर पाइपलाइन का एग्जांपल अगर देखा जाए तो बिहार में वाटर पाइपलाइन कनेक्ट किया गया है, जो कि बाढ़ से बिहार के बाढ़ से एक जगह है, इस जगह से क्या किया गया, एक पाइपलाइन बिछाया गया वाटर का, जहां से गंगा नदी के पानी को क्या किया गया है, राजगीर और गया तक पहुंचाया गया। ये क्या है, ये इस वजह से पॉसिबल हो पाया क्योंकि हमारे पास क्या है, पाइपलाइन की एक अच्छी सुविधा है। तो हम कह सकते हैं कि भारत में मेनली जो है वो 5 टाइप्स के ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं। पहला रोडवेज, दूसरा रेलवेज, पाइपलाइंस, वाटरवेज और एयरवेज। बाकी सबके बारे में तो हम लोग डिटेल में जानते ही हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट अगर देखा जाए तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंग इन द पीपल लिविंग एट रिमोट प्लेसेस, जो लोग बहुत दूर रहते थे हम लोगों से, उनको भी लगा, अब ऐसा फील होने लगा कि हम लोग क्या है, इस देश के एक अभिन्न अंग है। हेल्पफुल फॉर बिजनेस एक्टिविटीज़, बिजनेस एक्टिविटीज़ में ये क्या है, काफ़ी हेल्पफुल है। और लास्ट पॉइंट जो है वो कहता है हेल्पफुल इन द पीरियड ऑफ क्राइसिस, हमारे क्राइसिस के पीरियड में भी क्या है, ये काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल कम्युनिकेशन एंड मास कम्युनिकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये VVI है इस चैप्टर का। पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये कि हम एक व्यक्ति जो है, एक व्यक्ति A है, वो एक व्यक्ति B से बात कर रहा है, इसको हम लोग पर्सनल कम्युनिकेशन कहेंगे। और ऐसे कहें कि एक व्यक्ति A है, वो B से भी बात कर रहा है, C से भी बात कर रहा है, D से भी बात कर रहा है, E से भी बात कर रहे हैं, F से भी बात कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे वो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है एक साथ कनेक्ट करके लोगों से बात कर रहा है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मास कम्युनिकेशन कहते हैं। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल देखा जाए तो इसका बेस्ट एग्जांपल ये है मास कम्युनिकेशन का, रेडियो टेलीविज़न, यूट्यूब भी एक इसका माध्यम है, यानी इंटरनेट जिसको हम लोग कह सकते हैं, यानी हम लोग इंटरनेट कह सकते हैं यहाँ पर सीधी। यहाँ पर हम लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी डालें वो सबका सब क्या मास कम्युनिकेशन का एग्जांपल हो जाएगा। पर्सनल कम्युनिकेशन में क्या है, पर्सनल कम्युनिकेशन जो हम लोग कॉल वगैरह करते हैं या फिर मैसेज करते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, ये सब क्या पर्सनल कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। कहते हैं पर्सनल कम्युनिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन आइदर थ्रू ओरल, लेटर और थ्रू टेलीफोन। कहता है पर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब ये कि 2 लोगों के बीच में अगर बात हो रहा है तो वो क्या होगा, पर्सनल कम्युनिकेशन होगा। मास कम्युनिकेशन का मतलब कि 2 से अधिक या मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल से एक साथ अगर कम्युनिकेट किया जा सके तो वो क्या होगा, मास कम्युनिकेशन होगा। इसमें हम लोग रेडियो, टेलीविजन, प्रेस, फिल्म्स वगैरह ले सकते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा पब्लिक ऑडियंस हो। कहता है 2 इसके इंपॉर्टेंस क्या है, कहता है प्रोवाइड्स एंटरटेनमेंट। सबसे पहला कि अगर मास कम्युनिकेशन है तो वो एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। जनरली पर्सनल कम्युनिकेशन भी एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता है अगर दोस्त बहुत अच्छा हो तो। क्रिएट्स अवेयरनेस एमंग पीपल, ये लोगों के अंदर क्या कर रहा है, अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहा है अबाउट वेरियस नेशनल प्रोग्राम्स। अगर सरकार अगर कोविड में अगर देखा जाए, कोविड टाइम में गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मास लेवल पर लोगों को क्या किया, अवेयर किया। मास लेवल पर लोगों को गवर्नमेंट ने क्या किया, अवेयर किया। तो मास लेवल पर कोविड के टाइम लोगों को अवेयर किया गया। ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, विद द हेल्प ऑफ मास कम्युनिकेशन। तो जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में जानकारी देने के लिए भी मास कम्युनिकेशन जो है वो काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कहता है व्हाट इज मीन बाय इंटरनेशनल ट्रेड। ये जो है, ये इंटरनेशनल ट्रेड जो है, इससे आप क्या समझते हैं, स्टेट एनी वन फीचर ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड। कहता है कोई एक फीचर बताएं इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड का। कहता है ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज इज कॉल्ड इंटरनेशनल ट्रेड। 2 कंट्रीज के बीच में जो ट्रेड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। वन ऑफ द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडिया इज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका जो फीचर जो है इंटरनेशनल ट्रेड का वो ये है कि वो क्या है, इंडिया में अगर देखा जाए इसका जो फीचर है वो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, IT कहते हैं।
थर्ड तो ट्रेड हो गया, डी जो हो गया वो इंटरनेशनल ट्रेड हो गया, ई जो हो गया फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड, ताकि एक ट्रेड के बीच में एक फेवरेबल बैलेंस बना रहे, और एफ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये 6 पॉइंट्स हैं जो कि क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेड्स के कुछ फीचर्स हैं। ये था लास्ट क्वेश्चन। होप के सेशन अच्छा लगा।